हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संजय कुमार सिंह, विज्ञान शिक्षक, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, विज्ञान शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के 2 भाग पढ़ा चुका हूं, जिसके अंतर्गत पोषण और श्वसन के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। अब इसका तीसरा भाग है वहन। इसके बारे में आज आपको जानकारी मैं प्रदान करूंगा। बच्चों, इससे पहले जब आपने पढ़ा था कि भोज्य पदार्थ शरीर में रुधिर तक पहुंचा दिए जाते हैं पाचन के पश्चात। सांस लेते हैं हम तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के भीतर जाती है, उसको भी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। पौधों में भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो बनते हैं या बाहर से ग्रहण किए जाते हैं, वे सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। तो विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जीवों के शरीर में जो भी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं परिवहन, और इस संपूर्ण सिस्टम को हम कहते हैं परिवहन तंत्र। तो हम देखते हैं कि शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को वहन या परिवहन कहते हैं। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोश की होते हैं, यानी उनका शरीर पूरा एक ही कोशिका का होता है। तो उनके अंदर कौन से अंग होंगे? तो उनके अंदर जो होता है वो क्रिया विसरण के द्वारा होती है। विसरण एक क्रिया होती है, जैसे हम एक गिलास पानी लें और उसमें किसी रंग का, जैसे हम होली खेलते हैं तो उसमें रंग घोलते हैं, तो रंग का अगर थोड़ा सा एक टुकड़ा उसमें डाल दें और इसको हिलाएं ना, फिर भी हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो रंग धीरे धीरे करके पूरे गिलास के पूरे पानी में फैल जाएगा। तो ये क्रिया विसरण की होती है। तो जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, उनमें इस विसरण की क्रिया के द्वारा वो भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिका के भीतर ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, जैसे हम सब हैं, अन्य जीव हैं, जो बहुत से जीव आप देखते हैं, उनमें एक पूर्ण विकसित परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसको हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में परिवहन का कार्य मुख्य रूप से रुधिर यानी ब्लड के द्वारा किया जाता है। रक्त के बारे में हम सभी से पहले पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि रक्त क्या होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें 2 प्रकार के भाग होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, जो एक भाग को कहते हैं प्लाज्मा, एक भाग को कहते हैं कणिकाएं। जो उसका तरल भाग होता है, जिसमें कणिकाएं तैरती रहती हैं, उस तरल भाग को कहते हैं हम प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है, ये पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग होता है। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो संपूर्ण रुधिर की लगभग 55% होती है, और इस 55% का 90% लगभग भाग जो होता है वो जल का होता है। यानी लगभग अगर 100 ml ब्लड हम लेते हैं तो उसमें 55 ml हमारा प्लाज्मा होगा, और उसमें से 49.5 ml जो होगा वो हमारा वाटर होगा। तो ये हमारे रक्त का संगठन होता है, इसमें प्लाज्मा की मात्रा इतनी होती है। शेष रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, जैसे इनका नाम से ही पता चलता है कि ये लाल रंग की होती हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ये रंगहीन होती हैं। और रुधिर प्लेटलेट्स, ये तीसरे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रुधिर में पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र बनाती हैं, विभिन्न बाहरी जीवाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। और रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त के बहने को रोक देती हैं, जब वहां पर रक्त जमा देती हैं, जिससे कि रुधिर का थक्का जम बन जाता है और फिर रक्त का प्रवाह वहां पर रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये रक्त की संरचना होती है। भोज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जितने भी होते हैं शरीर के भीतर बनते हैं, वे सभी इस रक्त का जो भाग प्लाज्मा होता है उसके द्वारा वहन किए जाते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। और लाल रुधिर कणिकाएं कैसे करती हैं? क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ जो होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ में बदल जाता है, और
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये ऑक्सीजन के परिवहन की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में दो प्रकार का रक्त बहता है। एक ऑक्सीजन युक्त रुधिर, इसको हम शुद्ध रुधिर भी कहते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, जिसको कि हम अशुद्ध रुधिर भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के भीतर दो प्रकार का रुधिर हर समय बहता रहता है, एक शुद्ध रुधिर और दूसरा अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई गंदगी मिली होती है। उसमें क्या चीज होती है अधिक मात्रा में? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब चूंकि इसको शुद्ध रुधिर कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है, हमारे लाभदायक चीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक चीज होती है, तो इसलिए इसको हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अब रुधिर क्या होता है कि नलिकाओं में बहता है। तो नलिकाओं में यूं ही तो बहेगा नहीं, नलिकाओं में रुधिर को बहते रहने के लिए लगातार एक पंप की आवश्यकता होगी। जैसे हम कूलर में पानी चलाना होता है तो कूलर में पानी चलाने के लिए हम एक पंप लगाते हैं जो पानी को ऊपर फेंकता रहता है, फिर वापस पानी नीचे आता है, नीचे से पानी फिर ऊपर जाता है। तो पानी को एक लगातार एक निश्चित क्रम से चलाते रहने के लिए हमको एक पंप की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी रक्त को लगातार गतिमान रखने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। तो वो पंप हमारा हृदय हमारा उस पंप का कार्य करता है। हमारे हृदय के में, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। हृदय में जो ऊपर के 2 कोष्ठ हैं, एक ये कोष्ठ और एक ये कोष्ठ, ऊपर के दोनों कोष्ठ को हम आलिंद कहते हैं और नीचे के जो 2 कोष्ठ हैं, एक ये और एक ये नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं इनको कहते हैं निलय। जो बाईं तरफ होता है उसको बायां आलिंद, जो दाईं तरफ होता है उसको दायां आलिंद, जो निलय में उसी प्रकार निलय में जो बाईं तरफ होता है निलय उसको बायां निलय, जो दाईं तरफ होता है उसको दायां निलय। बच्चों ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ऐसी क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार का रुधिर बहता है, तो ये दोनों प्रकार का रुधिर आपस में मिलने ना पाए। जैसा कि आपको बताया कि रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित होता है, तो ये नलिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं, इनको हम धमनियां कहते हैं, एक होती हैं उनको शिराएं कहते हैं, और तीसरी केशिकाएं। बच्चों रक्त जो है रुधिर के भीतर जाता है और रुधिर से बाहर भी निकलता है। तो जब रुधिर से बाहर निकलता है रक्त, तो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और फिर विभिन्न अंगों से इकट्ठा होकर के वापस हृदय में फिर आता है। तो 2 प्रकार की जो नलिकाएं होती हैं ये, इनमें से जो नलिकाएं रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, जब रक्त हृदय से बाहर निकलता है जिन नलिकाओं के द्वारा, उन नलिकाओं को हम कहते हैं धमनियां। और जो नलिकाएं रक्त को हृदय में वापस लाती हैं विभिन्न अंगों से, उन नलिकाओं को हम कहते हैं शिराएं। इसके अलावा तीसरी होती हैं केशिकाएं, जहां पर धमनियां और शिराएं मिलती हैं ऊतकों में जाकर के। तो ऊतकों में यहाँ पर बहुत ही महीन महीन नलिकाएं फैली रहती हैं जो ऊतकों के ऊपर, जो कहलाती हैं केशिकाएं। केश मतलब बाल, केशिकाएं इनका नाम इसलिए रखा गया है कि केश कहते हैं बालों को। बाल कितना महीन होता है, उतनी ही महीन या उससे भी महीन नलिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको हम केशिकाएं नाम देते हैं। ये बाल से भी महीन होती हैं, ये बाल जैसी होती हैं। तो ये धमनी और शिराओं को परस्पर जोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि जो रक्त आ रहा है धमनियों से होता हुआ, वही रक्त इन केशिकाओं से होता हुआ फिर शिरा में चला जाएगा और शिरा से होकर के फिर वापस हृदय में आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की नलिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जो रक्त का परिसंचरण लगातार करती रहती हैं। कौन कौन सी हैं एक बार फिर देखते हैं। धमनियां या धमनी, जिनको हम अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं, शिराएं जिनको हम इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, और तीसरी कोशिकाएं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो आशा है आपको ये तीनों चीजें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन धमनियों और शिराओं में क्या क्या अंतर होता है। बच्चों एक अंतर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो इनकी परिभाषा में था, कि वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं उनको हम धमनियां कहते हैं, और जो नलिकाएं रक्त को हृदय में वापस लाती हैं उनको हम शिराएं कहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से अंतर होते हैं। जब हृदय से बाहर रक्त निकलता है तो बहुत तेजी से निकलता है, तो इसलिए धमनियों में जो रक्त होता है उसमें रक्त का बहाव बहुत तेज होता है। तो धमनियों में रुधिर झटके के साथ तेजी से बहता है, लेकिन यही रक्त जब वापसी में आता है तो उसमें उतना दबाव या उतना प्रेशर नहीं रह जाता है,
तो ये धीमी गति से बहता है। तो धमनियों में रक्त तेजी से बहता है और शिराओं में रक्त जो होता है वो धीमी गति से बहता है। अब चूंकि रक्त झटके से बहता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर के कारण धमनियां हो सकता है फट जाएं, क्योंकि प्रेशर बहुत अधिक तेज होता है। तो इस वजह से जो धमनियों की दीवारें होती हैं वो थोड़ा मोटी होती हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है और जो उनके अंदर खाली स्थान होता है जिससे होकर के ब्लड गुजरता है वो जगह कुछ कम होती है। उसकी तुलना में शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं और पतली होने के कारण ही उनके भीतर जो गैप होता है, जो खाली जगह होती है इसमें रक्त बहता है, वो जगह थोड़ी धमनियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं तथा भीतर की गुहा जो होती है वो कम होती है। इसके विपरीत शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं और उनके भीतर की जो गुहा होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। अब धमनियों में तो रक्त तेजी से बहता है, एक प्रेशर है उसमें, तो वो तो आराम से बहता चला जाता है दूर तक। लेकिन जब वही रक्त वापसी में आता है, क्योंकि हृदय हमारा ऊपर की ओर स्थित होता है, काफी अंग नीचे की ओर है, तो वो ऊपर चढ़ना होता है, तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शिराओं में कई जगहों पर छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं जो इस प्रकार से बने होते हैं। इस तरह से बने हुए कुछ कपाट पाए, कपाट मतलब दरवाजे जो एक ही दिशा में खुलते हैं। ऐसे दरवाजे जो एक ही दिशा में खुलते हैं उनको हम कहते हैं कपाट या वाल्व। हमारे घरों में भी ऐसे दरवाजे होते हैं कई बार जो सिर्फ अंदर की ओर ही खुलते हैं या बाहर की ओर खुलते हैं। अगर हम उनको उल्टी दिशा में खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते, तो इसलिए वो ऐसे दरवाजों को हम कहते हैं कपाट। तो कुछ इसी प्रकार के दरवाजे यहाँ पर शिराओं में भी पाए जाते हैं। तो जो रक्त नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो इन बीच के छिद्र को दबा करके यहाँ निकल जाता है, ऊपर आकर के इस चैम्बर में भर जाता है और रक्त आता है नीचे और इसमें भर जाता है, थोड़ा और आता है और भर जाता है। इस तरह करते हैं, जब ये चैम्बर भर जाता है फिर जब और रक्त नीचे से आता है तो फिर और ऊपर के चैम्बर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो रक्त है वो एक एक स्टेप में रुक रुक करके ऊपर आराम से चढ़ता चला जाता है। तो इसलिए शिराओं में कपाट पाए जाते हैं और धमनियों में तो इसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं। अब चूंकि धमनियां जो होती हैं वो रुधिर को अंगों तक पहुंचाती है और अंगों तक रक्त पहुंचाया जाएगा जो वो कैसा होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि अंगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए अंगों में पाया जाने वाला जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि फेफड़ा भी हमारे शरीर का एक अंग है और फेफड़ों में भी ब्लड भेजा जाता है। किस काम के लिए? ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। इसका मतलब फेफड़ों में जिस धमनी के द्वारा रक्त जाएगा वो रक्त कैसा होगा? अशुद्ध होगा। इसलिए फेफड़ों में जो रक्त पाया जाता है वो फेफड़ों में जाने वाला रक्त जो होता है, रक्त ले जाने वाली जो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। उसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस शब्द जो होता है फेफड़े से रिलेटेड होता है। तो फुफ्फुस धमनी जो होती है उसको छोड़ दें अगर हम, तो उसके अलावा शरीर में जितनी भी धमनियां हैं सभी में शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। सभी धमनियों में, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसके विपरीत शिराओं में उसी तरीके से फुफ्फुस शिरा को अगर हम छोड़ दें तो सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब जब फेफड़ों से रुधिर वापस आएगा, क्योंकि वापस हृदय में लाने वाली नलिकाओं को हम शिराएं कहते हैं, फेफड़ों से जो शिरा रुधिर में वापस लाएगी, जो नलिका रक्त वापस लाएगी उसको हम शिरा कहेंगे, और फेफड़ों से जो रक्त आएगा वो कैसा होगा? वो ऑक्सीजन युक्त होगा। तो इसीलिए बच्चों जो नलिका फेफड़ों से रुधिर को वापस हृदय में लाती है उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, क्योंकि वापस ला रही है हृदय में, और उसमें रक्त कैसा होगा? ऑक्सीजन युक्त होगा नेचुरली। तो इसलिए फुफ्फुस शिरा को छोड़ दें अगर हम, तो उसके अलावा जितनी भी शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये अपने आप समझ में आ जाता है कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर होगा और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होगा। बाकी अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होगा और बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होगा। जो शुद्ध रुधिर होता है उसका रंग थोड़ा चटकीला होता है, लाल होता है। इसलिए धमनियां जो होती हैं वो अधिक गहरे लाल रंग की या गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो रक्त हल्का नीला या बैंगनी रंग का होता है, तो वो शिराएं हमको बैंगनी या नीले रंग की दिखाई देती हैं। बच्चों अपने हाथों में जो हमको ये सब दिखाई देती हैं पतली पतली नलिकाएं, कभी कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि बैंगनी या नीले रंग की नजर आती हैं हमको अपने हाथों में। तो ये वास्तव में क्या है? शिराएं हैं। क्योंकि शिराएं जो होती हैं वो
सतह पर स्थित होती हैं, ज्यादा गहराई में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रक्त का दबाव इतना अधिक नहीं होता है, इसलिए इनकी दीवारों के फटने का इतना खतरा नहीं होता है। धमनियों में रक्त चूंकि तेजी से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं और ये धमनियां थोड़ा सा गहराई में पेशियों में स्थित की जाती, पेशियों के भीतर दबा के रखी जाती, जिससे कि वो झटके को बर्दाश्त कर सकें। तो ये सब कुछ अंतर थे जो धमनी और शिराओं के अंदर हैं। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात रक्त दाब की। जब ब्लड प्रेशर, सबने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं अक्सर कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा हो गया या दिक्कत हो गई। तो ये ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है, कभी सोचा आपने? बच्चों, जब हमारा हृदय संकुचित होता है रक्त को बाहर निकालने के लिए, हम वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर ये हमारे हृदय की आंतरिक संरचना थी। इसमें हमने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं। बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा, और यहां से फिर ये रक्त बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय के बाद फिर यहां से इस नली से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ बाहर निकलता है। उसी प्रकार दाहिने आलिंद में सभी जगह से शिराओं से रक्त वापस आता है हृदय के अंदर, दाहिने आलिंद से फिर दाहिने निलय में जाता है, फिर दाहिने निलय से फिर इस रास्ते से होता हुआ शरीर फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई जाती है। इस व्यवस्था के कारण शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कभी आपस में मिलने नहीं पाते हैं। तो जब रक्त को हृदय से बाहर निकालना होता है, वापस रक्तदाब पर आते हैं, जब रक्त को हृदय से बाहर निकालना होता है तो ये निलय नीचे से एकदम झटके से संकुचित होता है, जिससे कि एक इस रास्ते से, यहां पर ये जो रास्ता है, एक इस रास्ते से ब्लड बाहर निकलता है और एक ये इधर वाला रास्ता, ये इस रास्ते से ब्लड बाहर जाता है। तो जब निलय संकुचित होता है तो इन 2 रास्तों से हृदय से बाहर निकलता है रक्त। तो ये रक्त में दबाव इतना अधिक होता है, तो इस दबाव को हम कहते हैं रक्तदाब। अब ये दबाव भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि जब ये निलय संकुचित होगा तो एक झटका लगेगा कस के, उसके बाद फिर ये वापस शिथिल होगा तो दबाव घट जाएगा। तो हमने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं इनका ब्लड प्रेशर कितना है, इतना इतना है, 2 गिनतियां हम बताते हैं। तो इनमें से जो पहली गिनती होती है वो बड़ी गिनती होती है, और दूसरी वाली गिनती जो होती है वो छोटी गिनती होती है। तो जब हृदय का निलय संकुचित होता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और जब निलय शिथिल होता है तो प्रेशर घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब निलय संकुचित होता है तो जो दबाव होता है धमनियों में उसको कहते हैं प्राकुंचन दाब, और जब निलय शिथिल होता है तो इस स्थिति में जो दबाव होता है उसको कहते हैं अनुशिथिलन दाब। अंग्रेजी में एक को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्राकुंचन दाब को, और अनुशिथिलन दाब को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक सामान्य मनुष्य का जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80, सुना होगा 120/80 डॉक्टर लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 120 क्या है, इसका प्राकुंचन दाब है, और 80 जो है ये अनुशिथिलन दाब होता है। आपने डॉक्टरों को देखा होगा, एक वो मशीन जैसी होती है, उसको हाथ में पट्टा जैसा बांध देते हैं, फिर एक पंप लेकर के उसको चलाते हैं और हवा भर जाती है, उससे फिर नापते हैं। तो इस मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब नापने के इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये अच्छे से याद कर लें, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त दाब नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। बच्चों, हमारे शरीर में रक्त के परिवहन की एक दोहरी व्यवस्था होती है, मतलब 2 प्रकार का परिसंचरण एक साथ चलता है। इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या होता है इसके अंतर्गत? ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि एक बार में जब निलय संकुचित होता है तो रक्त बाहर निकलता है। 2 रास्ते थे निकलने के, एक रास्ता धमनी से था जो सभी अंगों को जाती है, दूसरा रास्ता एक दूसरी धमनी थी जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, जो फेफड़ों में जाएगी, जो जिसमें अशुद्ध रुधिर होगा। एक रास्ता शुद्ध रुधिर का होगा और एक रास्ता अशुद्ध रुधिर का होगा। तो जो अशुद्ध रुधिर वाला रास्ता है वो तो फेफड़ों तक जाएगा और फेफड़ों से फिर वापस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक चक्र तो यहां पर ये चला, मान लीजिए पहले यहां देखते हैं अशुद्ध रुधिर को। अशुद्ध रुधिर यहां से निकला और यहां से होता हुआ फेफड़ों में गया और फेफड़ों से होकर के फिर वापस हृदय में आ गया। तो हृदय से बाहर निकला और हृदय में वापस भी आ गया। तो एक चक्र ये पूरा हो गया।
अब क्या होगा, अब निलय पुनः से संकुचित होगा और ये ब्लड जो होगा वो यहां से फिर बाहर निकल के जाएगा और सभी अंगों तक होता हुआ जाएगा और सभी अंगों से होकर के वापस फिर हृदय के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, क्योंकि दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, तो एक बार ब्लड इधर जाता है इधर जाता है, तो दोनों काम ऐसे चलते हैं ऐसे। तो एक चक्र में हृदय जो होता है वो रक्त जो होता है वो हृदय के अंदर 2 बार आता है और 2 बार हृदय से बाहर निकलता है। इस संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। परिसंचरण मतलब आना जाना, घूमना, चक्रीय क्रम से घूमते रहना लगातार, जहां से चले और वहीं वापस फिर पहुंच जाए, इस क्रम को कहते हैं चक्रीय क्रम। तो उसी चक्रीय क्रम में ये रक्त जो होता है वो एक बार हृदय, 2 बार, इस पूरे चक्र में 2 बार हृदय से बाहर जाता है और 2 बार हृदय के अंदर आता है। तो इसीलिए इस प्रकार के परिसंचरण को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। तो ये व्यवस्था हमारे शरीर में पाई जाती है और इस व्यवस्था के कारण ही हमारे शरीर में जो शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर होता है वो आपस में मिलने नहीं पाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो परिवहन की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंतर्गत रुधिर ही सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है। रुधिर के अतिरिक्त एक अन्य द्रव भी पाया जाता है हमारे शरीर में जो रुधिर को इस परिवहन में सहायता भी करता है। इस द्रव का नाम है लसीका या लिम्फ। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायक है या सहायता करता है। ये बच्चों कोई विशेष द्रव नहीं होता है, ये रुधिर से ही बना हुआ एक द्रव होता है कि दबाव के कारण अक्सर होता क्या है कि जो रुधिर की नलिकाओं की धमनियों की दीवारें होती हैं वो अर्धपारगम्य होती हैं, तो उनसे कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये छन करके बाहर ऊतकों के बीच में आ जाती हैं। तो इस द्रव को हम कहते हैं लसीका। अब चूंकि नलिकाएं तो कोशिकाओं के अंदर घुसती नहीं है, नलिकाएं तो कोशिकाओं के बीच से निकलती चली जाती हैं ऊतकों के बीच से, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा जो भी होते हैं वो सब निकल करके इस लसीका के साथ से होते हुए जो होते हैं वो हमारे लसीका में आ जाते हैं रक्त से निकल करके, और फिर लसीका से होकर के ही वो कोशिकाओं के भीतर जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न पदार्थों को रक्त नलिकाओं से कोशिकाओं के भीतर पहुंचाने में और कोशिकाओं से रक्त नलिकाओं तक पहुंचाने में ये लसीका हमारा सहायता करता है। खास करके पचे हुए भोजन के तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित की गई वसा का वहन जो होता है मुख्य रूप से इसी के द्वारा होता है। तो बच्चों, रुधिर के अलावा भी एक द्रव होता है जिसको कि हम लसीका कहते हैं, जो वहन में सहायता करता है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में या अन्य जंतुओं, अन्य उच्च श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है। बात आती है पौधों की। पौधों में भी एक विशेष प्रकार का तंत्र काम करता है जिसको हम कहते हैं संवहन तंत्र या कंडक्टिंग सिस्टम, संवहन तंत्र। और इसके अंतर्गत संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे के शरीर में प्रवाहित हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं, और नीचे जड़ों से खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करते हैं, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। तो इनमें से जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण होते हैं उनको जो पहुंचाता है जो ऊतक, उसको हम कहते हैं जाइलम। इसको हिंदी में इसका नाम कहा जाता है दारू ऊतक। हिंदी में इसको दारू ऊतक भी कहते हैं। और पत्तियों में जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। तो ये भोजन जो होता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचना होता है। तो इस सभी भागों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य जो है वो ये हमारा फ्लोएम करता है। तो पौधों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो इन को हम कहते हैं धमनियां, और जो नलिकाएं रक्त को हृदय में वापस लाती हैं विभिन्न अंगों से, उन नलिकाओं को हम कहते हैं शिराएं।